यह दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती है। ये साइबेरियाई गांव साल के कम से कम 8 महीने तक जमा देने वाली ठंड का सामना करता है। ऊपर से देखने पर यह गांव लगभग सुनसान लगता है क्योंकि यहाँ इतनी ठंड होती है। जब आप वहां होते हैं तो आपकी उंगलियों के सिरे ठंड से जलने लगते हैं। ठंड का असर सिर्फ लोगों और जानवरों पर ही नहीं बल्कि सचमुच हर जीवन को जमा देती है। फोन ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और बंद हो जाते हैं। सड़क पर छोड़ी गई कारें कुछ ही घंटों में जम जाती हैं। फल और सब्जियां नहीं उग सकती क्योंकि यहाँ की जमीन साल भर जमी रहती है। अगर आप मॉस्को से 7 घंटे की उड़ान पूर्व की ओर लें तो सबसे पहले आप याकुत्स्क पहुंचेंगे। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद आप साइबेरिया के सबसे ठंडे गांव ओयम्याकॉन पहुंचेंगे। वहां थर्मामीटर लगभग हर दिन -60 डिग्री सेल्सियस दिखाते हैं। जब आप वहां होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और ग्रह पर हैं। ओयम्याकॉन में लगभग 800 लोग रहते हैं जो 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। बाहर किसी और व्यक्ति को देख पाना लगभग असंभव है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय भी जम गया हो। इस गांव में सामान्य तापमान -50 से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसलिए यहाँ वाकई बहुत ठंड है। इस क्षेत्र की मिट्टी पूरे साल जमी रहती है। स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की एक परत सैकड़ों मीटर गहराई तक फैली हुई है। ठंड से बचने के लिए गांव में एक केंद्रीय कोयला बॉयलर से पाइपों के जरिए घरों तक गर्मी पहुंचाई जाती है। केंद्रीय हीटिंग सिस्टम ही गर्मी का एकमात्र स्रोत है और इसे लगातार चलना पड़ता है। यहां तक कि थोड़ी देर के लिए भी हीटिंग सिस्टम बंद हो जाए तो पूरा गांव भयानक ठंड में डूब सकता है। ओयम्याकॉन में दिन हमेशा जल्दी शुरू होता है। हालांकि सूरज लगभग सुबह 10 बजे निकलता है, लोगों को अभी भी अंधेरे में ही अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या निभानी पड़ती है। घरों के अंदर कमरे स्टोरेज स्पेस और फ्रिज दोनों की तरह काम करते हैं। ये बिना हीटिंग वाले कमरे भी कड़ाके की ठंड के खिलाफ एक बफर का काम करते हैं। नाश्ते में वे अक्सर हाई कैलोरी खाना खाते हैं, जैसे जेम के साथ तैलीय पैनकेक। चूंकि वहां का दैनिक तापमान -50 से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, शरीर को ऐसे वातावरण में अपना तापमान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह बात खास तौर पर सुबह के समय सच होती है, जब रात भर शरीर निष्क्रिय रहा होता है। इसी कारण वसायुक्त भोजन इस आवश्यक ऊर्जा का सबसे प्रभावी स्रोत होते हैं। चूंकि इन्हें पचने में अधिक समय लगता है, वसायुक्त भोजन शरीर की ऊर्जा उत्पादन को घंटों तक बनाए रखते हैं। यह शरीर को लगातार आंतरिक गर्मी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, शरीर लगातार अपना तापमान बनाए रखता है। ओयम्याकॉन में पानी तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। वहां पानी तक पहुंचना आधुनिक जीवन की तरह नल खोलने जितना आसान नहीं है। परमाफ्रॉस्ट यानी साल भर जमी हुई जमीन पानी की पाइपें बिछाना और उनका रखरखाव करना असंभव बना देती है। रहवासियों को पीने के पानी, सफाई और दांतों की सफाई के लिए नदी से काटे गए बर्फ के टुकड़े अपने घर लाने पड़ते हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वे जमी हुई नदी पर जाते हैं, 30 किलोग्राम के बर्फ के टुकड़े काटते हैं और स्लेज पर घर वापस लाते हैं। वे बर्फ के टुकड़ों को या तो घर के अंदर एक ठंडे कमरे में या बाहर बगीचे में रखते हैं। जमी हुई नदी से इकट्ठा की गई बर्फ काफी साफ होती है। हालांकि ज्यादातर समय बर्फ की बाहरी परत को खुरच दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बर्फ की सतह पर कूदने, छूने या ले जाने से वह दूषित हो सकती है। जब परिवारों को पानी की जरूरत होती है तो वे बगीचे से एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और उसे घर लाते हैं। फिर उस टुकड़े को एक बड़े ड्रम में धीरे धीरे पिघलाया जाता है ताकि पीने का पानी मिल सके। इस तरह स्थानीय लोगों को साफ पानी मिल जाता है, भले ही यह मुश्किल हो। ओयम्याकॉन में सर्दी लगभग पूरे साल रहती है। सिर्फ 3 महीनों के लिए ही बर्फ पिघलती है और गर्मी का एहसास होता है। अगर घरों में पानी की पाइपें भी लगाई जाएं, तो उनके अंदर का पानी तुरंत जम जाता है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे हाथ धोना या खाना बनाना पहले से जमा किए गए पानी से पूरी करते हैं। प्लम्बिंग की सुविधा न होने के कारण बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं जैसे शावर और शौचालय घरों के अंदर उपलब्ध नहीं हैं। घरों के आंगन में बने छोटे बिना हीटर वाले झोपड़े शौचालय की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है। अगर किसी को यहाँ शौचालय जाना हो तो उसे कई कपड़े पहनने पड़ते हैं और जमने से बचने के लिए तेजी से चलना पड़ता है, चाहे दूरी कितनी भी कम क्यों ना हो। ऐसी ठंड में बाहर जाना बिल्कुल भी आरामदायक अनुभव नहीं है। इन बर्फ के टुकड़ों को या तो घर के अंदर एक ठंडे कमरे में या सीधे पिछवाड़े में रखा जाता है। लोग इन्हें बैरल में डालते हैं, पिघलाते हैं और फिर उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। वे पहले से जमा की गई बर्फ के टुकड़े अपने पड़ोसियों के साथ भी साझा करते हैं। इससे वे साफ पानी में स्नान भी कर सकते हैं।
ओयम्याकोन में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में थर्मल कपड़े, मोटे फर और मोटे चमड़े के जूते पहनते हैं। इतने ठंडे इलाके में आधुनिक सिंथेटिक कपड़े अक्सर पर्याप्त नहीं होते। दूसरी ओर फर स्वाभाविक रूप से हवा को फंसा लेते हैं, इसलिए जब आप फर पहनते हैं तो आपके शरीर की गर्मी का नुकसान बहुत कम होता है। इसके अलावा फर की भीतरी परत में मौजूद हवा की जेबें शरीर की गर्मी को रोकती हैं, जबकि बाहरी परत के तैलीय बाल हवा और बर्फ को दूर रखते हैं। इस तरह फर थर्मल इंसुलेशन और पानी से बचाव दोनों प्रदान करता है। फर की यह विशेषता सिंथेटिक कोट्स की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। फर और खालें स्वाभाविक रूप से जानवरों से प्राप्त होती हैं, जिससे वे आयातित उत्पादों की तुलना में अधिक सस्ती और प्रचुर संसाधन बन जाती हैं। याकुत्स्क और पूरे ओयम्याकोन में मिट्टी उपजाऊ नहीं है। इसका कारण यह है कि पौधे और जानवर सड़ गलकर मिट्टी को उपजाऊ नहीं बना पाते। इसी वजह से रूस के ओयम्याकोन क्षेत्र के लोग हमेशा सब्जियों और फलों की लालसा रखते हैं। यहाँ सब्जियां और फल मांस की तुलना में अधिक महंगे हैं। कठोर जलवायु और उच्च परिवहन लागत के कारण ओयम्याकोन के लोगों के लिए मांस आधारित आहार अनिवार्य हो गया है। यहाँ कृषि असंभव है, इसलिए पशुपालन ही आजीविका का मुख्य स्रोत है। जीवित रहने के लिए स्थानीय लोग याकुत घोड़े और मवेशी पालते हैं। वे इन जानवरों के मांस, दूध और खाल से लाभ उठाते हैं। इस क्षेत्र में जानवर ही जीवित रहने की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी कारण किसान गायों के थनों को मोटे कपड़े से लपेटते हैं ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके और साफ रखा जा सके। अगर जानवरों को नुकसान पहुंचता है तो वहां मानव जीवन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। जानवरों की तेज गंध के कारण अस्तबल में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गांव के लोग इसके आदी हैं। अत्यधिक ठंड के कारण गांव की इमारतों में कोई भी पानी की पाइप नहीं लगाई जा सकती। पाइप तुरंत जम जाएंगी। इसलिए हर सुबह गायें ठंड में बाहर नदी तक पानी पीने जाती हैं। वे बारी बारी से बर्फीले पानी में कदम रखती हैं। उन्हें जल्दी जल्दी चलना पड़ता है। उन्हें लौटना होता है इससे पहले कि ठंड असहनीय हो जाए। नदी का यह हिस्सा हैरान करने वाला है कि जमी नहीं है, लेकिन जाहिर है इसके पीछे एक कारण है। भूमिगत झरनों का पानी नदी में मिल जाता है, जिससे यह जमने नहीं पाती। ये याकुत्स्क के घोड़े हैं। यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि केवल ये ही इस जलवायु के अनुकूल हो पाए हैं। इन्हें गर्म आश्रय की जरूरत नहीं होती। ये दिन रात -70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सह सकते हैं। साधारण घोड़ों के विपरीत ये कद में छोटे होते हैं। इससे इन्हें सर्दियों में जंगली वातावरण में जीवित रहना आसान हो जाता है। इनके छोटे शरीर इन्हें कम क्षेत्रफल में गर्मी साझा करने में मदद करते हैं। इनके शरीर मोटे और गोल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी फर बहुत घनी होती है। इनके खुर भी बहुत लंबे होते हैं। इससे ये जमी हुई जमीन पर लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। इन घोड़ों को पकड़ा नहीं जाता। इन्हें जानबूझकर पाला जाता है। इन्हें इंसान पालते हैं और फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सही कहें तो घोड़ों को उनके मांस के लिए पाला जाता है। यहाँ घोड़े का मांस बहुत लोकप्रिय है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफी चिकना होता है। ये विटामिनों और उपयोगी खनिजों से भरपूर होता है। चूंकि यहाँ फल या सब्जियां नहीं है, इसलिए याकुत्स्क के लोग अपने विटामिन मांस से प्राप्त करते हैं। इसी वजह से पूरे साइबेरिया में मछली पकड़ना भी आम है। यहाँ मछली बर्फ तोड़कर पकड़ी जाती है। ओयम्याकोन जैसे स्थानों में बर्फ में मछली पकड़ना न केवल आजीविका है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और लगभग रस्म जैसा कार्य भी है। -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बर्फ में मछली पकड़ने के लिए इंजीनियरिंग, धैर्य और पारंपरिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। याकुतिया में लगभग सभी प्रमुख नदियां और झीलें नवंबर से लेकर अप्रैल के अंत तक पूरी तरह जम जाती हैं। यहाँ बर्फ अक्सर 1.5 से 2 मीटर तक मोटी होती है। इसलिए मछली पकड़ने के लिए बर्फ में छेद करना, परतों में मछलियों की सही जगह पहचानना और ठंड प्रतिरोधी उपकरण व कपड़े इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बर्फ काटने के लिए धातु की नोक वाले भाले, कुल्हाड़ी और लोहे की छेनी जैसे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। मछुआरे आमतौर पर नदी के मोड़ों, धाराओं के संगम या झील के बीच के स्थानों को पसंद करते हैं। याकूत मछुआरे इन जगहों का पता बर्फ के नीचे पानी की आवाज सुनकर या पिछले वर्षों के मछली पकड़ने के स्थानों को याद करके लगाते हैं। पकड़ी गई मछली तुरंत जम जाती है। इन्हें या तो तुरंत खा लिया जाता है या जमी हुई अवस्था में रखा जाता है। अधिकतर समय मछली कच्ची ही खाई जाती है। ओयम्याकोन क्षेत्र में कच्ची मछली खाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि गहरे जलवायु, सांस्कृतिक और जैविक कारणों पर आधारित जीवन शैली है। याकूत परंपरा में कच्ची मछली खाने को स्ट्रोगनिना कहा जाता है। जब आप मछली पकाते हैं तो कुछ लाभकारी फैटी एसिड, विटामिन डी और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। याकूतिया जैसे स्थानों पर जहां धूप बहुत कम मिलती है, विटामिन डी बहुत कीमती होता है। कच्ची मछली ये विटामिन और वसा अपने सबसे प्राकृतिक रूप में प्रदान करती है। इस प्रकार कच्ची मछली खाना इस कठोर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक जैविक अनुकूलन रणनीति है।
अगर आपकी मछली पकड़ने का दिन सफल नहीं रहा तो आप ओयम्याकोन और याकुत्स्क के बाजारों में जमी हुई मछली खरीद सकते हैं। लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे बाजारों से मछली लेते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि शहर के केंद्र की ओर जाते समय रास्ते में ज्यादातर कोहरा रहेगा, जिससे दृश्यता कम हो जाएगी। ओयम्याकोन और याकुत्स्क में ट्रैफिक से बचकर रहना भी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ की हवा बेहद ठंडी है और कारों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं ठंडा होकर कोहरे जैसा माहौल बना देता है। ओयम्याकोन में परिवहन के साधन भी काफी दिलचस्प हैं। कारों के अस्तित्व में आने से पहले लोग परिवहन के लिए घोड़े, बैल और बारहसिंगा का इस्तेमाल करते थे। इस क्षेत्र में बारहसिंगा बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग केवल परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि इनके मांस, दूध और खाल के लिए भी किया जाता है। यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा है कि सबसे मजबूत वाहन भी सही सावधानी के बिना चलने लायक नहीं रहते। अगर कोई कार सिर्फ 1 घंटे के लिए भी बाहर खड़ी रह जाए और उसका इंजन स्टार्ट न किया जाए तो वह पूरी तरह जम जाती है और उसे दोबारा चालू करने से पहले पिघलाना पड़ता है। लोग अपनी कारों को गर्म करने के लिए जेट हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी गांव वाले के पास गर्म गैरेज है तो वह अपनी कार को महीनों तक वहां रख सकता है, बिना इंजन खराब होने के डर के। उस क्षेत्र के कुछ लोग कभी भी इग्निशन बंद नहीं करते और हमेशा इंजन चालू ही रखते हैं। ओयम्याकोन और साइबेरिया जैसे अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में इंजन चालू रखना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। यह जीवित रहने की एक आवश्यकता है। -50 डिग्री सेल्सियस जैसी कम तापमान दुनिया में सबसे ठंडे हैं, जहां मोटर वाहन नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे वातावरण में न केवल लोग जमने की कगार पर पहुंच जाते हैं बल्कि ईंधन, तेल, बैटरी, टायर और धातु के पुर्जे भी। दूसरे शब्दों में, इतनी ठंड में इंजन बंद करने का मतलब है कि आप उसे आसानी से दोबारा चालू नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि इंजन ऑयल जम जाता है या गाढ़ा हो जाता है। कार की बैटरी अपनी बिजली खो देती है। इसी तरह वाहन में पेट्रोल भी जम जाता है। यहाँ तक कि टायरों में भरी हवा भी ठंड के कारण अपना काम करना बंद कर देती है। इसी कारण इस क्षेत्र में टैक्सी और मिनी बस चालक, खासकर वे जो सुबह काम करते हैं, अपने वाहन सुबह जल्दी चालू कर देते हैं और शाम तक उन्हें चालू ही रखते हैं। इससे इंजन, तरल पदार्थ और ईंधन प्रणाली चालू रहती है। ओयम्याकोन गांव में नहाने की दिनचर्या नल चालू करने से नहीं बल्कि लकड़ी काटने से शुरू होती है। गांव वाले हफ्ते में एक बार नहाते हैं। वे अपने ऊपर पानी डालकर जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं। वे रूसी शैली के स्नान गृहों में जल्दी जल्दी नहाते हैं। अपने घरों में वे बड़े बॉयलरों में पानी गर्म करते हैं। गर्म पानी को बाल्टी या टब में डाला जाता है। फिर उस पानी से व्यक्ति को जल्दी से धोया जाता है। धोना केवल उन शरीर के हिस्सों तक सीमित हो सकता है जिनसे दुर्गंध आती है, जैसे पैर और बगल। सीमित सुविधाओं के कारण पूरे शरीर को पूरी तरह से धोना शायद ही कभी संभव हो पाता है। सर्दियों में अत्यधिक ठंड के दौरान नहाना या पूरे शरीर को धोना भी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए पूरे शरीर को धोना कम ही होता है। हालांकि कुछ लोग हर सुबह बर्फीले पानी से स्नान करते हैं, लेकिन यह अधिकतर एक रस्म के तौर पर किया जाता है। ओयम्याकोन के लोगों के लिए बर्फीले स्नान नहाने का विकल्प नहीं है। इसी तरह लोग सप्ताह में एक बार कपड़े धोते हैं। वास्तव में कई परिवारों में सप्ताहांत पर कपड़े धोने की परंपरा है। पानी आमतौर पर नदी से, पिघली हुई बर्फ से या टैंकर द्वारा प्राप्त किया जाता है। सर्दियों में वे बर्फ को चूल्हे के पास पिघलाते हैं ताकि वह जम न जाए। पानी की एक बाल्टी बहुत कीमती होती है, इसलिए कपड़े धोने की योजना सावधानी से बनाई जाती है। पिघली हुई बर्फ का पानी चूल्हे पर उबाला जाता है। गर्म पानी को फिर एक बड़े कड़ाह में डाला जाता है। कपड़े कड़ाह में डिटर्जेंट के साथ डालकर हाथ से धोए जाते हैं। सर्दियों में कपड़े बाहर सुखाना संभव नहीं है क्योंकि वे कुछ ही मिनटों में जमकर सख्त हो जाते हैं। कपड़े आमतौर पर घर के अंदर चूल्हे के पास सुखाए जाते हैं। इससे घर में नमी हो जाती है, लेकिन कोई और उपाय नहीं है। ओयम्याकोन में लोगों को शौचालय इस्तेमाल करने के लिए अब भी बाहर झोपड़ी में जाना पड़ता है। क्षेत्र में कम तापमान, बुनियादी ढांचे की लागत और जमने के खतरे के कारण कई घरों और छोटे बस्तियों के लिए शहरी सीवेज सिस्टम से जुड़ना व्यावहारिक नहीं है। जमी हुई जमीन के कारण सीवर की नींव खोदना और सीवर पाइप तथा अपशिष्ट जल बुनियादी ढांचा बिछाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण ओयम्याकोन में इंडोर प्लम्बिंग की बजाय बाहर अलग खड़े शौचालयों का इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग बाहर शौचालय जाते हैं तो वे मोटे फर वाले कपड़े, दस्ताने और बेरेट पहनते हैं। कभी कभी वे फेस मास्क भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दरवाजा खोला जाता है तो ठंडी हवा अंदर आ सकती है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ओयम्याकोन में जीवित रहना प्रकृति को चुनौती देकर नहीं बल्कि उसके साथ सामंजस्य में रहकर संभव है। याकुत्स्क के लोग ठंड से लड़ने के बजाय प्राचीन शमैनिक ज्ञान का उपयोग करके ठंड के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं।
यहाँ सबसे कठोर सर्दियों का भी सामना डर से नहीं बल्कि अनुष्ठान से किया जाता है। यह विश्वास रखते हुए कि प्रकृति जितना लेती है उतना ही देती भी है। यह विरोध नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने का तरीका है। ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।